जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 24वां टेस्ट है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए देर न करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें कि अगला टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010 को, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010 को, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010 को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010। आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। कोई भी विधेयक दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिनियम या विधान बनता है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? पहला, उस विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है। दूसरा, उस विधेयक पर अनुमति रोकने की घोषणा कर सकता है। तीसरा, धन विधेयक तथा संविधान संशोधित विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को वह संसद को वापस पुनः विचार तथा संशोधन के लिए भेज सकता है। तो याद रखिए, ये तीनों फैक्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल में। चलते हैं अगले प्रश्न, इसका फैक्ट देख लेते हैं। 1957 ईस्वी में, कब? 1957 में केरल में भारत के प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। यह EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में स्थापित हुई थी। यानी कि साम्यवादी सरकार की स्थापना किसने की थी? नंबूदरीपाद ने की थी। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि पर, ऑप्शन सी फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर, ऑप्शन डी आकस्मिक निधि पर। तो बताइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का व्यय किस निधि से भारित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि पर। इसका फैक्ट देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 322, कौन सा अनुच्छेद? 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 322 में।
हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह कौन सा वर्ष था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1948। इसका फैक्ट देख लेते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में घोषित की गई थी। दिसंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन बुलाकर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर विचार किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1947 में। और 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषित औद्योगिक नीति के प्रारूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया। तो प्रथम औद्योगिक नीति के समय आपके वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कब लागू हुआ था? 6 अप्रैल 1948 को। और इसमें क्या सुझाव दिया गया था? प्रथम औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया गया था। इसको याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारा छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन पहली बार जिस वर्ष किया गया वह था, किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1949 को, ऑप्शन बी 1966 को, ऑप्शन सी 1972 को, ऑप्शन डी 1985 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1949 को पहली बार अवमूल्यन रुपए का किया गया था। इसका फैक्ट देख लीजिए कि भारत में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। याद रखे रहिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार? 3 बार अवमूल्यन डिवैल्यूएशन हुआ है। प्रथम बार 1949 को भारतीय रुपए में 30.5%, कितना? 30.5% अवमूल्यन किया गया था। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य वस्तुओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। याद रखिएगा, अवमूल्यन किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आया है परीक्षाओं में। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, खनिज या मिनरल क्या है? ऑप्शन ए द्रव है, ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस है, ऑप्शन सी गैस है, ऑप्शन डी ये सभी है। तो बताइए खनिज या मिनरल क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि खनिज या मिनरल अकार्बनिक ठोस होता है, अकार्बनिक ठोस होता है। हमारा आज का 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन ए खनिज यौगिक में, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण में, ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व में। हमारा आज का अगला प्रश्न देखिए, खाने का नमक, इसका फार्मूला क्या है? NaCl को ही खाने का नमक कहते हैं। किससे बनता है? ऑप्शन ए कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन सी कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, ऑप्शन डी मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NaCl जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। हमारा आज का 10वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। ऑप्शन ए सलाहकार समिति, ऑप्शन बी एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन सी एक परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। तो बताइए पंचायत समिति क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। इसका फैक्ट देख लेते हैं इस प्रश्न का।
इसका फैक्ट है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, कब किया गया था 73वां संविधान संशोधन? 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप दिया गया। यानी इससे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक नहीं था। इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे 3 स्तर पर बांटा गया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। इसको भी याद रखे रहिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि त्रिस्तरीय 3 स्तर में किसने बांटा था पंचायती व्यवस्था को? बलवंत राय मेहता समिति ने। और ये 3 स्तर कौन थे? पहला ग्राम पंचायत, ये ग्राम होगा, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ये 3 भागों में इन्होंने इसको बांटा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो जो सारणी बनाई गई है उसमें मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन चीफ ऑफ स्टाफ, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो बताइए मुख्य न्यायाधीश से ऊपर के पद पे कौन आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है आपके मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। इसका फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद आप जरूर कर लें। देखिए भारत सरकार की प्रथमता क्रम यानी वरीयता क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नंबर पे आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होते हैं, चौथे नंबर पे विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं, 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, 6वें नंबर पे उप प्रधानमंत्री होते हैं, 7वें नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और 8वें नंबर पे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। याद रखे रहिएगा, ये 8 आपके लिए सीरियल वाइज इम्पोर्टेंट हैं। हमारा 12वां प्रश्न, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी खनिज तेल। बताइए चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? चैनल द्वारा सभी विषयों का जो है जीएस इसमें समाहित किया गया है, ख़ासतौर से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी के लिए अलग से और करंट के लिए अलग से वीडियो लाया जाता है डिस्टिंक्ट जीएस का। तो बताइए 12वां का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिली जो है नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। नाइट्रेट के लिए चिली प्रसिद्ध है। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। चिली कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। नाइट्रेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में लंबी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर में पेरू, पूर्व में अर्जेंटीना तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर हैं। याद रखे रहिएगा, चिली की जो है आप इसका जो है स्थान, इसके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में कौन कौन से देश या सागर लगे हुए हैं, इसको याद रखे रहिएगा कि उत्तर में पेरू, पूर्व में अर्जेंटीना, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यह पहले स्पेन का उपनिवेश था। कौन? चिली जो है स्पेन का उपनिवेश था, लेकिन 1818 ईस्वी में चिली गणतंत्र की स्थापना हुई। यह विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसको तो याद ही होगा आपको। अगर नहीं याद हो तो याद रख रहिएगा कि चिली तांबा उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए,
निम्न में से आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए, भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में है। ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर खुला सागर है। ऑप्शन सी, राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है। ऑप्शन डी, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं। बताइए इसका सही जवाब इसमें कौन सा सही है। तो इसमें पहला गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। सही कौन सा है आपका? डी जो है सही है। इसका फैक्ट देख लेते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ होते हैं, ये सही बात है। कैस्पियन सागर खुला सागर नहीं है, बल्कि कैस्पियन सागर कैसा सागर है? बंद सागर है। राजस्थान जो है शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, राजस्थान उष्ण मरुस्थल है। और रही बात भारत की स्थिति की, तो आप जानते हैं इसका जो भारत की स्थिति कहाँ है, तो ये भारत की स्थिति यहाँ है, यहाँ पे। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये भारत किस जगह स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हमारा 14वां प्रश्न, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। ऑप्शन ए होन्शु, ऑप्शन बी बोर्नियो, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी मेडागास्कर या मलागासी। कालीमंतन द्वीप कहाँ पे है, यानी किस द्वीप का अंग है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोर्नियो। कालीमंतन द्वीप जो है बोर्नियो का हिस्सा है। इसका एक्सप्लेनेशन और फैक्ट देख लेते हैं कि कालीमंतन द्वीप बोर्नियो, यानी बोर्नियो कहाँ है? इंडोनेशिया में है। द्वीप का अंग है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है। इसमें लगभग 13,677 द्वीप हैं। कितने हैं? लगभग इतने 13,777 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 6,044 द्वीपों पर ही मानव का अधिकार है, यानी मानव उस पर रहते हैं। इन द्वीपों में कालीमंतन, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, मदुरा, सिलेबीज एवं पश्चिमी इंडियन प्रमुख हैं। यानी ये जो द्वीप हैं ये आपके इंडोनेशिया द्वीप समूह में आते हैं। कालीमंतन, जावा, सुमात्रा, मदुरा, सिलेबीज और पश्चिमी इंडियन ये प्रमुख द्वीप हैं। हमारा 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए है मद्य निषेध, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, राइट टू वर्क, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। तो नीति निर्देशक तत्व तो आपको बताना है। नीति निर्देशक तत्व तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक होता है। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, जबकि मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि इसे भारतीय न्यायपालिका ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, इसमें अनुच्छेद 21 का व्यापक दृष्टिकोण से निर्वचन करते हुए वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार के सन्निहित माना है। याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। सूचना का अधिकार यह भारतीय नागरिकों के लिए विधिक अधिकार है। याद रखे रहिएगा, ये सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इसको भी याद रखे रहिएगा। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। मद्य निषेध, काम का अधिकार एवं समान कार्य हेतु समय वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। आगे देख लेते हैं कि मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में है
काम का अधिकार अनुच्छेद 39 क में वर्णित है और समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में वर्णित है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइए। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मकान का अधिकार। इस चारों अधिकारों में से कौन सा जो अधिकार है मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। इसका फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। भारतीय संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A या 21 क। 21वां में क्या जोड़ा गया? 21 का संविधान संशोधन 86वें के द्वारा। यह संशोधन भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष, कितना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। सभी सरकारी विद्यालयों में इस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और निजी शिक्षा संस्थान अपने यहाँ कुल सीटों का 25% बालकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि कितने परसेंट जो है मुफ्त शिक्षा के दायरे में आते हैं, 25%। राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा आयोग इसके लिए नियामक संस्था होगी। इसी के साथ ये हमारा जीएस का 24वां टेस्ट समाप्त होता है। हम 25वें टेस्ट के साथ समसामयिक की घटना के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।